Hello everyone, once again welcome to my channel. Today we are going to learn about the very importance of the punctuation marks. Yeah, today's topic is punctuation marks. But before that I would like to draw your attention how to speak in English. If you are just using the rising and falling intonation in the communication skill, it will be very effective. What happen, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भाषा तो बोलते हैं लेकिन भाषा बोलने के समय अगर उसका सही पे पॉज लेना, सही पे स्टॉप करना, अगले सेंटेंस को कंटिन्यू करना, राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हो तो देन योर इंग्लिश विल बी वेरी इफेक्टिव. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू देयर आर सम वर्ड्स वेयर वी हैव टू मेक द मोर एम्फेसिस ऑन द सम वर्ड्स. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स पे हमें एम्फेसिस करना पड़ता है या जोर देना पड़ता है. अगर उस तरह से हम लोग अगर बोल पाते हैं तो आपका इंग्लिश अच्छी तरह से होता जाएगा. सो इट इज़ मोर इफेक्टिव. सो टुडेज इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट हाउ टू मेक द पंक्चुएशन मार्क्स. या द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स. Punctuation marks. There are so many punctuation marks are there, but we should know the importance of them. बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि कोई सेंटेंस दिया जाता है, फिर प्रॉपर जगह पे अगर हमने कॉमा किया, प्रॉपर जगह पे हमने फुल स्टॉप किया, तो जब हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तब जाके उसका मीनिंग बनता है. या then we can understand the meaning of the sentences. If you are just putting the at the right place, at the proper places to put the punctuation marks, then you will get the perfect meaning. So what are the punctuation marks are there? The first one is all of you know very well, and that is full stop. Full stop. What does this punctuation mark indicate that? हाँ, जब भी हमारा सेंटेंस बोलना ख़त्म हो गया, जहाँ पे हमने कंप्लीट पॉज ले लिया, वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप देते हैं. या फुल स्टॉप मीन्स हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे हम लोग पॉज ले सकते हैं. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फुल स्टॉप. नेक्स्ट mark is there, and that is comma. Comma also showing that you are taking the very little pause there. It means that in the next sentence you are going to continue. Yeah, it is not completely stopped there, only you have to take the very little pause. हाँ, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, बोलने के बाद थोड़ा सा ही हम लोग रेस्ट करते या थोड़ा सा पॉज लेते, फिर बाद दूसरे सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं, तो उस टाइम दो सेंटेंस इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, इनडायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉमा. या इट इज कॉल्ड एज अ कॉमा. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क. वी हैव टू पुट इट एट द समवेयर. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन द कम्युनिकेशन स्किल? हाँ, सेंटेंस बोलते समय हमें इसका भी इस्तेमाल करना होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडल रीडिंग करते हैं बहुत सारे. एक मान लो कि एक पैसेज है, एक मैगजीन है, मैगजीन का कोई स्पीच है, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हो. अगर वो स्पीच को विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स के साथ पढ़ लिया तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव. या आपने सीधा सीधा पढ़ लिया तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, सुनने को मज़ा नहीं आएगा. इसीलिए रीडिंग करते समय हम लोग अगर पॉज देते जाएंगे, थोड़ा सा पॉज लेते जाएंगे, तब जाके उस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग सबको अच्छी तरह से पता चलता है. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज apostrophe. This one is called the apostrophe. What is it? For example, I would like to tell India's. I am going to write here India's. You can see here India's मतलब भारत का. जब बोलना है तो हम लोग यहाँ पे जो मार्क देते हैं that is called the apostrophe. Very important. एपिस्ट्रोफी. एपिस्ट्रोफी क्या होता है? तो एपिस्ट्रोफी में एक जो वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, उससे कनेक्टेड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द समथिंग इज बिलोंग टू दैट वर्ड, दैट नाउन, दैट इज शोइंग विद द हेल्प ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क, दैट इज कॉल्ड द एपिस्ट्रोफी. मतलब क्या होता है कि भारत का मतलब भारत के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, भारत की जो भी चीज़ है, भारत का कल्चर है, भारत की natural beauty, so many things are there which are regarding to that one, and it is showing with the help of apostrophe. Yeah, it is also playing the role of op. op की जगह पे जिसका इस्तेमाल होता है that is also apostrophe. हाँ,
ऑफ का भी मतलब वही होता है भारत का, तो का दिखाने के लिए आप इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। लिखते समय मेन वर्ड के ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और फिर वो शो होता है कि यस उससे बिलोंग है, उससे कनेक्टेड है। Okay, so this is called the apostrophe. That is also one other very important word. And next word is there. Next one is there. One dot is there and just like a comma. ऐसा जब रहता है तो उसको कहते हैं सेमी कॉलन या सेमी कॉलन। अभी सेमी कॉलन क्या होता है? सेमी कॉलन में भी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस मान लो लिख लिया आपने, फिर उसके बाद में आपने एक डॉट दे दिया, फिर उसके बाद में एक कॉमा कर दिया, फिर उसके बाद में जो सेंटेंस कनेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ ये बने रहते हैं। ओके, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग रिगार्डिंग टू दिस सेंटेंस। पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को बनाए रखना है, उससे रिलेटेड ही है। जब ऐसे लिखते हैं तो उसे कहते हैं एक सेमी कॉलन। अभी इसे सेमी क्यों कहते हैं? सेमी का मतलब ये दोनों डॉट नहीं है, क्योंकि दोनों डॉट रहते हैं तो उसको कॉलन कहते हैं। ये कंप्लीट कॉलन है, कॉलन, एंड यू कैन सी हियर सेमी कॉलन। अभी ये सेमी कॉलन है, इसका मतलब एक सेंटेंस दूसरे से बनाए हुए। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पंक्चुएशन मार्क्स, वी हैव टू कीप इट इन माइंड। जब भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो हमें पढ़ते समय इसी तरह से पढ़ना है, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स को भी पढ़ा जाता है। या हम लोग जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स तो देना उतना जरूरी है, उतना बोलते समय उसको पढ़ना भी जरूरी है। या देयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस टू रीड द पंक्चुएशन मार्क्स। बहुत बार ऐसे बोलते हैं सब लोग कि पंक्चुएशन मार्क्स को कहाँ पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, उसके साथ ही तो पढ़ा जाता है। या दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलन। अभी कॉलन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया इंडियन कल्चर। ओके, अभी मैं इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा ये टाइटल हो गया, तो इससे रिलेटेड मैं जब लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 डॉट देने हैं, फिर उसके बाद में मैं जो भी मेरा सब्जेक्ट है मैं वहाँ पे लिखूंगा। मीन दैट सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू दिस टाइटल। ओके, मतलब जब भी उस टाइटल का एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो आगे जाके तो उसे कहते हैं कॉलन। कॉलन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स, सो कीप इट इन माइंड। ओके, नेक्स्ट कॉलन, उसके बाद में कॉलन, सेमी कॉलन एंड कॉलन, देन पुट द डैश इज देयर, डैश। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ hyphen. Hyphen. What is mean by hyphen? Hyphen just like that word. For example, salesman. Salesman. I would like to write down here coordinator. Coordinator. See that one. There are the 2 examples. You can see here. Salesman. Man is there. Man who is selling something. Okay. ऐसा आदमी जो कुछ तो भी बेच रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, एंड दिस वर्ड इज कनेक्टेड टू दिस वन। तो इन दोनों के बीच में ऊपर के हिस्से में जब उसको डैश किया जाता है तो उसे हाइपन कहते हैं। यही तो कोऑर्डिनेटर, जैसे कि मान लो कि कोऑर्डिनेटर एक साथ लिख लिए, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है। ओके, बोथ आर जस्ट कनेक्टिंग टू ईच अदर। तो फिर इस टाइम हम क्या करेंगे, दोनों वर्ड में एक थोड़ा सा डिफरेंस रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये इसका भी इंपॉर्टेंस है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। दोनों इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए बीच में जो डैश जैसे किया जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइपन। सो हाइपन is also one of the very important punctuation marks. Okay, just keep it in mind. Then another is question mark. Now all of you know that why it is called as a question mark. Very simple, question mark. It itself has the meaning. ये क्वेश्चन मार्क का तो उसका अपने अपने एक मीनिंग है. इफ यू आर जस्ट राइटिंग एनी क्वेश्चन देन यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जैसे ही कोई सेंटेंस में सवाल पूछा गया है, मतलब उधर क्वेश्चन है, तो आप हमेशा हमको वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा. कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सेंटेंस भी नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चनरी वर्ड है, सिर्फ वर्ड है, फिर भी उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ता है. इट मीन्स दैट यू आर वेरी एक्साइटेड, यू हैव दैट क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग दैट वन, कि यस देयर इज द क्वेश्चन मार्क एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द आंसर. हाँ, आप किसी जवाब का
जवाब के इंतज़ार में हो और हमें कुछ तो भी वहाँ से एक्सपेक्ट है, उस टाइम हम सेंटेंस के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू आर जस्ट पुटिंग द क्वेश्चन मार्क, ओके, यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग, आपने कुछ भी नहीं लिख दिया, मान लो सिर्फ क्वेश्चन मार्क दे दे, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू वांट आंसर। इतना महत्व है क्वेश्चन मार्क का। अगर क्वेश्चन मार्क देते हो तो उससे पता चलता है कि उधर कोई तो भी एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी तरफ से जवाब का। अंडरस्टैंड? सो it has also the great importance. Next one is exclamation. ये exclamation mark है। अभी इसका भी एक महत्व है। ये वर्ड कब यूज किया जाता है? So many times I already explained about this word, exclamation word. Those words suddenly utter from your side. You are just giving this sudden reaction according to the any incident, okay, whatever any, it may be the surprise, it may be the great excitement, sometimes you just suddenly get any pain. At that right moment, whatever you utter, it comes with this word. So exclamation is also showing that there is a different kinds of the expressions. या वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग एक्सप्रेशन है, उनको दिखाने के लिए सामने हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स देते हैं। जैसे कि मान लो ओ के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क, आउच, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया जाता है। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द वेरी important punctuation marks. We are just using them in our daily communication also, and while we are just reading, means you are just playing role as a model reading at the right moment. You have to keep it in mind the importance of such marks, because पढ़ते समय भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पंक्चुएशन मार्क्स आपको अच्छी तरह से पता है तो आप किसी भी सेंटेंस में उनको प्रॉपर जगह पे पुट अप कर सकते हो। आई वुड लाइक टू टेक वन एग्जांपल फॉर देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा सेंटेंस है, ही सेड व्हाई आर यू डूइंग दिस Mohan. Okay, I have written one example. See that one. That is the part of the habitual. That's why I am putting the also again the punctuation mark. Now see that one. He said, "Why are you doing this, Mohan?" This is the completely straight sentence. हाँ, एक ऐसा सेंटेंस है जो सीधे सीधे लिखा गया है, जिसमें कोई भी मार्क नहीं है। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? इससे मीनिंग नहीं बनता है। अगर इसको जैसे कि उसने बोला मतलब यू आर टेकिंग पॉज, आप थोड़ी देर के लिए रुक गए, मतलब यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। उसने क्या बोला तो आगे तो सेंटेंस है व्हाई आर यू डूइंग दिस, और जो बोला, जो डायलॉग है वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, इसमें एक आता है। और डायलॉग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। मीन्स वॉट एवर यू स्पीक, दिस वन इज कॉल्ड एज डबल इन्वर्टेड कॉमा। मीन्स हमेशा डायलॉग इज ऑलवेज यू विल फाइंड इन द डबल इन्वर्टेड कॉमा। एंड इफ समथिंग इज स्पेशल, हाँ, कुछ भी खास है, मान लो कि आपने 4-5 सेंटेंस लिख लिए, लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ आपको ध्यान खींचना है, तो फिर आप उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अर्जुन अवार्ड है या जैसे अदर ऑस्कर अवार्ड है, तो उसके बारे में आप लिख रहे हैं, बीच में वही से वर्ड आ गया तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, तो डायरेक्टली यू विल पे अटेंशन देयर। अंडरस्टैंड? मतलब टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर, उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किया जाता है। और जो डायलॉग रहता है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि मान लो ये सेंटेंस में व्हाई आर यू डूइंग दिस, सो मोहन, इधर तक सेंटेंस है, आप देख सकते हो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत है। ओके, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, कैसे? WH से उसकी शुरुआत हुई है, क्वेश्चन है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके डबल इन्वर्टेड कॉमा करना है। लेकिन आप देखोगे व्हाई आर यू डूइंग दिस, बाद में मोहन का नाम लिया है, मतलब आप यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए रुक गए।
Understand? So you are taking the little bit pause. That's why he said, why are you doing this, Mohan? So ये अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स अगर नहीं लिखते तो हमें प्रॉपर रीडिंग करने से भी दिक्कत होगी. वी आर अनेबल टू रीड द प्रॉपर sentences. So these are the importance of the punctuation marks. So keep it in mind. I hope all of you understood very well, and you will be continue with the punctuation marks while you are just reading. Take it seriously. punctuation marks को हमेशा प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए. अगर वो प्रॉपर तरीके से आप पढ़ पाओगे तो अच्छी तरह से मॉडल रीडिंग का आपको एक्सपीरियंस आएगा. हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बचा हुआ पार्ट. सो रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.